Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So in the last videos we have discussed the 8 chapters of the book Poetics by Aristotle, in which we discussed the literary criticism. We have discussed all the important aspects of the poetics, the art of poetry, what is tragedy, what is epic, what is the difference between the two terms, what is comedy, what is ridiculous, and each and every important aspect that I have discussed in my videos. So in the coming chapters, which are from 9 to 12, in this video we are going to discuss about the tragedy or the types of the plots, and in the types of the plots we are going to discuss the complex plot, which is very important. This is a question which comes in every exams, so let's start the video. In chapter number 9, first of all there is a description of historian versus poet. Here Aristotle basically create a difference that who is a poet and who is a historian. यहाँ पर एरिस्टोटल हमें ये कहता है कि अगर मैं पोइट की बात करूँ तो पोइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है पोइट विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरियन. ऐसा क्यों है? क्योंकि कहता है हिस्टोरियन तो हमें वो बात बताता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है, लेकिन पोइट हमें ये बताता है कि क्या चीज़ होने वाली है, या अगर हम इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या होगा. Like these are the words, the distinction between the historian and poet is not in the one writing prose and the other verse. तो कहता है डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रोज लिख रहा है और एक वर्सेस लिख रहा है. You might put the work of Herodotus into the verse and it would still be a species of writing. वो कहता है अगर आप एक पोइट्री का हिस्ट्री का काम पोइट्री में कर दोगे ना, तब भी वो हिस्ट्री का काम ही रहेगा, उसको आप पोइट्री नहीं कह सकते. It consists really in this still be a species of history. It consists really in this that one describes the thing that has been. एक तो वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि हिस्टोरियन ये बताता है हमें कि क्या काम हो चुका था, एंड द अदर अ काइंड ऑफ थिंग दैट माइट बी, और दूसरा ये बताता है कि ये काम किस तरीके से हो सकता था. तो एरिस्टोटल यहाँ पे कहता है पोइट्री इज समथिंग मोर फिलोसफिकल एंड ऑफ ग्रेवर इम्पॉर्टेंट देन हिस्ट्री. वो कहता है अगर हम पोइट्री की बात करें ना तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरियन. हिस्ट्री के लिहाज से अगर हम बात करें तो पोइट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फिलोसफिकल है. यहाँ पर इसी को ही उसने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉमेडी का डिस्कस किया हुआ है, रिडिकुलस का डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर वो कहते हैं एक पोइट है ना, वो पोइट होने से ज़्यादा मेकर है. क्यों है? उसने फर्स्ट चैप्टर में कहा था पोइट इज़ अ मेकर हु क्रिएट समथिंग न्यू. नाउ ही इज सेइंग अ पोइट बाय वर्च्यू ऑफ द इमिटेटिव एलिमेंट इन हिज वर्क. कि पोइट वो है जो हम पोइट को कैसे पहचानते हैं? उसके इमिटेटिव एलिमेंट से. एंड इट इज़ द एक्शन दैट इमिटेट्स, और उन एक्शन से जो कि वो इमिटेट करता है. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर के अंदर, एक तो बेस्ट प्लॉट और एक वर्स्ट प्लॉट. बेस्ट प्लॉट उसने बोला है कि हमारे पास बेस्ट प्लॉट वो होता है जिसके अंदर पेरिपेटी और डिस्कवरी आती है, विच इज़ अ कम्प्लेक्स प्लॉट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10. और वर्स्ट प्लॉट उसने कहा है हमारे पास एपिसोडिक प्लॉट है. जो उसने हमें बेस्ट प्लॉट की बात की है वो बेसिकली उसने कम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में डिस्कस किया है, और वर्स्ट प्लॉट हमारे पास है एपिसोडिक, जिसके अंदर एपिसोड्स आते हैं. वो कहता है कि रिदम टूटता है कि जिसमें एपिसोड्स आते हैं, स्टोरीज आती हैं, डैट इज़ अ वर्स्ट प्लॉट. There is again a definition of tragedy on page number 27 कि tragedy is an imitation not only of a complete action but also the incidents arousing pity and fear. अब देखें इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली हमने कैथारसिस की बात की थी कि कैथारसिस हमारे पास क्लियरेंस होती है, प्योरिफिकेशन होती है हमारे इमोशंस की, ठीक है, हमारे जज्बात की, डेट टू अचीव अ काइंड ऑफ, मतलब आप एक सब्लिमिटी ले लेते हो, यू रीच द प्योरिफिकेशन, ठीक है, आपको एक यू कैन से गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है इन द सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, क्रिश्चियनिटी में या ग्रीक फिलोसफर्स का ये एक थीम था. वाइल यू डूइंग catharsis, it means you are remitting your sins, you are purifying your emotions, you are purifying your soul. तो ट्रेजेडी बेसिकली वही अच्छी है जिसमें इमिटेशन हो सीरियस एक्शंस की, और एट द एंड देयर विल बी द एलिमेंट्स ऑफ पिटी एंड फेयर दैट विल अराउज द catharsis feeling in the audience. And in the last 9 of the chapter number 9, Aristotle said a plot therefore of this sort is necessarily finer than others. What kind of plot? The best plot is the complex plot. अब चैप्टर नंबर 10 में उसे डिस्टिंक्शन दे दिया हमें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट. प्लॉट्स या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर कम्प्लेक्स हो सकते हैं. जो सिंपल प्लॉट्स हैं हमारे पास वो होते हैं कि हीरो का फॉर्च्यून तो चेंज हो रहा है. देखिए ट्रेजेडी का तो ये एक एलिमेंट है डेट द हीरोज फॉर्च्यून हैज़ टू बी चेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी और मिजरी टू हैप्पीनेस. बट व्हाट हैपेंड दैट इन सिंपल प्लॉट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैरापिटी और डिस्कवरी. आई एम डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट इज पैरापिटी एंड डिस्कवरी.
द नेक्स्ट पार्ट इज द कम्प्लेक्स प्लॉट. सेकेंड हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल बुक. कि कम्प्लेक्स प्लॉट क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स में ट्रेजेडी में तब भी इंपॉर्टेंट प्लॉट था. अगर हम मैनर्स की बात करें उसमें भी एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है. और सॉरी मोड्स की बात करें उसमें भी एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और इन दिस टाइप ऑफ प्लॉट कम्प्लेक्स फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया. अब कम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, ऐसा प्लॉट जिसके अंदर पैरापिटी, डिस्कवरी और सफरिंग हो. लाइक देयर आर 3 पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. अगर चैप्टर 10 की मैं बात करूँ, इट्स अ 1 पैराग्राफ चैप्टर, नॉट मच लॉन्ग. इसमें उसने कहा है कि सिंपल प्लॉट इज़ द वन who have the change of fortune without the peripety or discovery, while in the complex it includes the both. इसमें यहाँ पे एक बात की हुई है कि these should each of them arise out of the structure of the plot itself. यानी कि structure मतलब peripety discovery की बात हो रही है, मैं explain करती हूँ. And there is a great difference between a thing happening propter hoc and post hoc. Propter hoc हमारे पास ऐसा point है like something that is the effect of the other thing, like because of this ये हुआ, because of this वो हुआ. And if we talk about the post hoc means after the event, जो कुछ हो गया उसके बाद अब क्या हो रहा है, ठीक है. तो these are the 2 types of the plot, one is simple and the other one is complex. If we talk about chapter number 11, chapter number 11 में एरिस्टोटल हमें बताता है कि we have 3 elements और we have 3 fundamental or formative parts of the complex plot. क्या parts हैं, peripety है, discovery है और suffering है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन बाय वन ऑफ ईच ऑफ देम. पैरिपिटी की बात करते हैं. पैरिपिटी को आप सिंपल ले लें, चेंज ऑफ फॉर्च्यून. अब चेंज ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास क्या है, एनी रिवर्सल पार्ट. रिवर्सल का मतलब हीरो का चेंज हो जाना. बहुत अच्छा चल रहा है एकदम, उसको लाइक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, डैट इज़ पैरिपिटी. ठीक है, मैं कैसे आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ पैरिपिटी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. और डिस्कवरी इज समथिंग लाइक आपको पता लगता है देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गलत हो रहा है, एकदम आपको कोई चीज़ की फीलिंग्स आती है. लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्कवरी तो आपको कोई चीज़ का पता लगता है. लाइक दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. आपके इल्म में कोई बात आती है, कोई आपको सीक्रेट रिवील होता है, इस पार्ट में कोई चीज़ पता लगती है आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो जब पिप को ये पता लगता है कि उसका जो असल बेनिफिक्टर था वो एबल मैगविच था, हैविशम नहीं थी, तो उससे हमें ये पता लगता है कि डैट इज़ पैरिपिटी. जो कि पिप को एक पूरा एक सीक्रेट उसको रिवील हो गया, उसको पता लग गया, इग्नोरेंस में था, उसको नॉलेज मिल गई कि भाई मेरा जो बेनिफिक्टर है, आई एम थिंकिंग दैट मिस हैविशम इज़ बट शी इज़ नॉट, मेरा बेनिफिक्टर एबल मैगविच है. तो दिस इज़ पैरिपिटी, ओ सॉरी डिस्कवरी. एंड पैरिपिटी इज़ द चेंज ऑफ फॉर्च्यून. अगर मैं आपकी इससे मिसाल दूँ तो पैरिपिटी बेसिकली एक नेगेटिव सेंस में आती है. नेगेटिव सेंस मीन्स कि वैसे तो हम चेंज ऑफ फॉर्च्यून की अच्छे की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी में होता क्या है कि एक करेक्टर फॉल होता है फ्रॉम लो टू हाई, ओ सॉरी हाई टू लो स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑटिपिक्स रिक्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो उसको पता लगता है वो रह रहा होता है एक बादशाह की तरह, बट जैसे ही मैसेंजर आता है उसको बताता है उसके असल पेरेंटेज के बारे में कि जिसको तुमने मर्डर किया वो तुम्हारा बाप था, जिससे तुमने शादी की वो तुम्हारी माँ है. देन द एलिमेंट ऑफ पैरिपिटी कम्स हियर. ठीक है, वो कैसे उसको सीक्रेट रिवील होता है, ठीक है, उसको पता लगता है एकदम एक चीज़ का चेंज आ गया है जो उसकी पूरी आप ये समझ लें प्ले कंप्लीट ऑपोजिटली वो चेंज हो गया. डैट इज़ बेसिकली पैरिपिटी. एंड व्हेन इट कम्स टू द अगेन इसमें डिस्कवरी भी साथ ही है. अब मैं आपको इसमें यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि एरिस्टोटल ये बोलता है कि ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेजेडी. वो क्यों कहते हैं बेस्ट एग्जाम्पल? देखिए जो सोफोक्लिस है वो और एरिस्टोटल ये दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी थे. कंटेम्प्रेरी मीन्स 2 पर्सन्स हैविंग लाइक जिस टाइम पे एरिस्टोटल था उसी टाइम पे हमारे पास सोफोक्लिस भी था. तो सोफोक्लिस ने जब ओडिपस रेक्स लिखा तो वो सारी उन चीज़ों को कवर अप करता था जो कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में एक्सप्लेन किया था. तो तब पैरिपिटी और डिस्कवरी साथ साथ है. एक ही टाइम पे किंग जो है वो अपने आप को उसको अपनी असली हालत भी पता लग रही है और एक ही टाइम पे किंग का हाई स्टेटस है लो स्टेटस पे फॉलो हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी. एंड देन वी हैव सफरिंग. सफरिंग अब होता क्या है, सफरिंग में हमारे पास आ जाता है द एक्शंस ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल नेचर. नाउ व्हाट इट मीन्स, यानी कि डिस्कवरी में हमें किसी जब सच का सफरिंग्स में जब हमें अब डिस्कवरी हो चुकी होती है देन इट एंड पे आ जाती है सफरिंग. अब सफरिंग में होता क्या है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पार्ट, कोई पेनफुल पार्ट हो गया है प्ले का जो अनहैप्पी एंडिंग हो रही है. यानी कि वो कैरेक्टर जिसने पैरिपिटी और डिस्कवरी उसको पता लग गया अब वो एट एंड सफ़र कर रहा है, मतलब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या उसकी जो बर्दाश्त हो रही है उस पूरे टाइम पीरियड में डैट इज सफरिंग. तो ये तीनों चीज़ें साथ. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो कि एक्सप्लेन की हुई है इस बुक में
हैमिल्टन ने लिखा है जी कि द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कवरी इज़ वन अटेंडेड विद द पैरिपिटी, यानी कि सबसे अच्छी डिस्कवरी वही है जो पैरिपिटी के साथ, और यही एक कम्प्लेक्स प्लॉट की एक खूबी है कि कम्प्लेक्स प्लॉट तब होता है जब डिस्कवरी के साथ पैरिपिटी हो। क्योंकि कई नॉवेल्स ऐसे होते हैं कि पहले डिस्कवरी होती है बाद में पैरिपिटी होती है, या पहले पैरिपिटी हो जाती है बाद में डिस्कवरी होती है, तो दीज आर सम डिफरेंसेस। तो इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं, किंग लेयर की कर सकते हैं, ठीक है, मैकबेथ की कर लें, ओथेलो की कर लें, छोटी छोटी समरीज पढ़ लें इनके इंटरनेट से और उसी की एग्जांपल्स कोड कर दें और उसके बाद सफरिंग है, ठीक है। सो वी आर कमिंग टुवर्ड द चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 को कवर कर लिया, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी आई हैव डिस्कस्ड। यस, सफरिंग में आपको एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ कि जब ऑडिपस रेक्स एट द एंड, मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब उसको पता लगता है सारे मामला का, तो वो अपने आप को ऑन द स्टेज ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ पेन। जब उसने अपने आप को ब्लाइंड कर लिया, देन ही इज अ ब्लाइंडेड बेगर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज द चेंज ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज अनहैप्पी और ट्रेजिक एंडिंग, ठीक है। और उसमें ऑडिपस रेक्स में जो किंग होता है, ही इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द ट्रेजिडी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दिस इज, और ये सफरिंग थी जब उसने अपनी आंखों को लाइक ब्लाइंड किया जिस तरीके से उसने किया, और वो टाइम था जब ऑडियंस के अंदर एक कैथारसिस का एलिमेंट आया। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑडिपस रेक्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर उसने बात किया है पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी की। उसने कहा कि पार्ट ऑफ ट्रेजिडी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, एक प्रोलोग है, एक एपिसोड है, एक एक्सोड है और एक कोरल पोर्शन है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोलोग बेसिकली स्टार्टिंग पार्ट होता है जो कि मेजर स्टोरी या मेजर ट्रेजेडी का एलिमेंट नहीं होता। एपिसोड की बात करें तो एपिसोड हमारे पास इंटरवल्स को तो नहीं कह सकते, एपिसोड्स हमारे पास चंक्स होते हैं, लाइक यू नो बेटर व्हाट एपिसोड्स आर। एपिसोड्स को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल द थिंग्स दैट कम्स बिटवीन द टू होल कोरल सॉन्ग्स। कोरल सॉन्ग्स मीन्स के जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, ये सेंटर में इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब होता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो गैप आ रहा है, तो जो सेंटर में सॉन्ग्स चल रहे हैं, दो सॉन्ग्स के दरमियान का जो पार्ट है उसको हम एपिसोड बोलेंगे, ठीक है। प्रोलोग हम उसको बोलेंगे जो कि कोरस के पेरोड से पहले आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या है, यानी कि स्टार्टिंग से पहले जो हमारे पास आ रहा है वो प्रोलोग है, स्टार्ट हो गया एपिसोड है, सेंटर में सॉन्ग आ रहा है वो हमारे पास कोरल पोर्शन है, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सॉन्ग से पहले वाला जो पार्ट है, मतलब कि इंटरवल के बाद का और लास्ट सॉन्ग से पहले वाला, वो एक्सोड होता है। और कोरल पोर्शन में हमारे पास पेरोड और स्टेजिमन आते हैं। अब हमारे पास पेरोड वो चीज़ होती है जो पहली कोरस की एंट्रेंस होती है ना, यानी कि कोरस बेसिकली मैं आपको बता दूं एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ड्रामेटिस्ट यूज़ करता है, अ डिवाइस दैट इज़ यूज बाय द ड्रामेटिस्ट दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले। इसके अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम कोरल पोर्शन बोलते हैं, और जो हमारे पास पर्सन होता है जो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है वो कोरस होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोलोग के बाद एक ऐसा बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल एक थिएटर में ड्रामा हो रहा है, प्रोलोग चल गया, उसके बाद एक बंदा आया, उसने आकर एक्सप्लेन किया कि इन द स्टोरी वी आर गोइंग टू डील विद दिस 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 एंड दिस, बता दिया उसने, वो कोरल है, ठीक है। वो कोरल पोर्शन था जो उसने एक्सप्लेन किया, और जो नरेशन उसने एक्सप्लेन की वो कोरल पोर्शन था, और जो बंदा एक्सप्लेन करके गया है वो कोरस है। तो दो कोरल पोर्शन के दरमियान जो चीज़ आए वो एपिसोड है। जो पहला कोरल पोर्शन होता है उसको हम एक्सोड बोलते हैं, सॉरी पेरोड बोलते हैं, और जो सबसे एंड पे कोरल पोर्शन से पहले वाला जो एपिसोड आता है उसको हम एक्सोड बोलते हैं। और स्टेसिमन बेसिकली हमारे पास वो होता है जो कि लाइक विदाउट एनापेस्ट और ट्रोकीज, ये मीटर की टाइप्स हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द मीटर्स। सो दीज are the 12 chapters of the literary criticism we have discussed in the 3 videos. तो ये 4 parts हैं ट्रेजेडी के, प्रोलोग, एपिसोड, एक्सोड एंड कोरल पोर्शन that consist of parode and स्टेजिमन. So in the whole literary criticism we have generally discussed about the tragedy, epic poetry, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेजेडी की डेवलपमेंट देखी, पोइट्री की ओरिजिन देखा, पोइट्री कैसे ओरिजिन हुआ उसका, प्लॉट्स की बात की, एक्शंस की बात की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। लाइक हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था कि सबसे पहले इमिटेशन से स्टार्ट किया। इमिटेशन में एक वर्ड मैं आपको बताना भूल गई थी, डैट इज़ मिमेसिस, MIMESIS, मिमेसिस। मिमेसिस बेसिकली इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं इमिटेशन के तौर पे, ठीक है। और इमिटेशन ही है, किस तरीके की मोड्स ऑफ इमिटेशन वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ट्रेजेडी को बाकी आर्ट से अलग करते हैं। लाइक देयर इज़ आर्ट ऑफ डांसिंग, आर्ट ऑफ म्यूज़िक, आर्ट ऑफ पोइट्री, बट ट्रेजेडी को हम सिर्फ उसके मोड्स ऑफ इमिटेशन के बेसिस पर एक डिस्टिंक्शन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके मीन्स अलग हैं, मोड्स कैरेक्टर्स अलग हैं, और उसके मैनर्स और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो modes of imitations are the means by which we can distinct tragedy between the other parts of the
आर्ट्स, अदर या आप कह लें एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट्स. ठीक है. So these are the 12 chapters of the literary criticism. I hope that you all can get it. And if you still have any kind of queries and questions, then you can ask it. Take care. Allah Hafiz.